में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में कैंपस की सियासत की। तस्वीर साफ हो गई है कैंपस की। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में बात कर ली जाए तो एक बार फिर वहां चौथे साल भी बागी ने अपना दबदबा कायम किया है। यहां पूजा वर्मा ने जीत दर्ज कराई है। एनएसयूआई की बागी रही पूजा। और बड़ी बात यह है कि चौथी बार यहां कोई बागी जीता है। पहले 2 बार एबीवीपी और उसके बाद लगातार दूसरी बार एनएसयूआई का बागी जीता है। तो चलिए इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे राजस्थान की तो एबीवीपी का दबदबा रहा है। हालांकि एनएसयूआई नीचे के पदों पर जीत दर्ज कराई है। कुछ जगह पर एनएसयूआई ने अपनी जीत दर्ज कराई, लेकिन एबीवीपी का पलड़ा भारी कहा जा सकता है। इंडिपेंडेंस ने भी अपनी जीत दर्ज कराई। सीकर में एसएफआई के गढ़ में एबीवीपी ने अपना कब्जा जमाया है कल्याण कॉलेज में, लेकिन दूसरे कॉलेज में एसएफआई जीती। वहां कुछ जानकारी आ रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी आई है। वहां कुछ हिंसक झड़प भी हुई है और एसएफआई ने इसका विरोध जताया है। कहा गया है कि कल्याण कॉलेज में प्रिंसिपल के इशारे पे सब कुछ हुआ है। खैर चलिए हम इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ अनुश्री एनएसयूआई की स्टूडेंट लीडर हमारे साथ में है। अनुश्री, मैं आपसे जानना चाहूंगा ओवरऑल अगर परिणाम को लेके हम अगर अपना पहला आपका एक एनएसयूआई का रिएक्शन चाहूंगा मैं, इसमें क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व पे सभी जीते हुए प्रत्याशियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। एनएसयूआई के रिएक्शन की बात कहे तो एनएसयूआई ने 365 दिन काम किया है। विश्वविद्यालय को ले ले, चाहे राजस्थान के जितने भी कॉलेजेस है उनमें काम किया है। और जहां तक है जो परिणाम आए हैं, जहां हमारी हार रही है वहां हम वापस उभरने का प्रयास करेंगे कि हमारी क्या कमियां रह गई थी। और जहां से हम जीते हैं वहां से हमने जो चुनावी वादे किए हैं, हमारा मैनिफेस्टो आया है, उस पर हम आगे जाके कार्य करेंगे। चलिए एक यूनिवर्सिटी की अगर बात कर ली जाए, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की, यहां लगातार दूसरी बार एनएसयूआई के बागी ने कब्जा जमाया है। वजह क्या रही? टिकट तय करते वक्त कुछ पैरामीटर जैसे होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, या अंडर एस्टिमेट किया गया पूजा को? क्या कारण रहा टिकट नहीं दे पाए? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। टिकट वितरण की बात कही जाए तो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए और जो भी सामूहिक तौर पे जो हमने निर्णय लिया था, उस समय के योग्य उम्मीदवार भाई उत्तम चौधरी ही थे। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि बागी जो चुनाव जीती है, निसंदेह हमारी ही विचारधारा है। बहन पूजा वर्मा चुनाव जीती है। फ्लोटर्स वोट की बात कहें तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय एक ट्रेंड लेकर आ रहा है कि बागी प्रत्याशियों को चुनाव जिताना। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं एक मुख्य कारण मानती हूँ। आज छात्र नेता किसी भी संगठन से हो, चाहे अपने आप पूरे दिन रात विश्वविद्यालय में मेहनत करता है, अपनी जी जान लगाता है, स्टूडेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ सहानुभूति जुड़ जाती है। और सहानुभूति से वो जो भावनात्मक वोट कहें या फिर जो सांत्वना वाले वोट होते हैं वो फ्लक्चुएट हो जाते हैं वहां पे जाके। जी, एक आप लोगों ने गौर किया हो, कुछ कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि जो बागी है उनके प्रति सिंपैथी भी लोगों की जुड़ जाती है और वो सिंपैथी गेन करके और जीत रहे हो? ऐसा तो नहीं है? हाँ, जी, मैं वही बात कहना चाह रही हूँ आपसे कि बागी जो है, एक तो 2 परिणाम रहते हैं। एक तो उसका संगठन के प्रति टिकट ना मिलना, वो वहीं से निराशावादी हो जाता है। दूसरी चीज, उसने 2 साल 3 साल जितने भी साल विश्वविद्यालय के लिए मेहनत करी, उसकी जो मंजिल थी उसको पाने में कहीं ना कहीं वो निराशावादी महसूस करता है। और साथ में जो उसकी टीम लगी हुई होती है वो अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर समझती है कि हम में ऐसी क्या कमी रह गई थी। तो वो अपने आप को जब इमोशनली हो जाती है तो वो अपने आप को साबित करने की कोशिश करती है। और कुछ यही परिणाम रहते हैं कि जब इमोशनली होके जब चुनाव लड़ लिया जाता है तो सिंपैथी के वोट्स गेन होने लग जाते हैं। तो चलिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक बार फिर चौथे साल की अगर बात कर ली जाए तो बागी ने चुनाव जीता है। यह कहें कि इंडिपेंडेंट बागी, अगर हमें मालूम है कि यह इस संगठन की विचारधारा से जुड़ा है, लेकिन उसे अगर बागी कहें तो आप कह सकते हैं। अदरवाइज यह माना जाएगा कि इंडिपेंडेंट ने अपनी जीत दर्ज कराई है। और एबीवीपी बेशक राजस्थान में अपना परचम लहराया हो, ज्यादातर जगह पर कब्जा जमाया हो, लेकिन यहां एबीवीपी लगातार बाहर रहना पड़ रहा है। करीब 5 साल से एबीवीपी अपना अध्यक्ष यहां पे नहीं बना पाई, तो एक बड़ी चोट है एबीवीपी के साथ में भी। लगातार उसके पहले 2 बागी, उसके बाद
इंडिपेंडेंट जीतते जा रहे हैं। यह एक गौर करने वाली बात यह होगी कि जब से लिंगदोह कमेटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इलेक्शन हो रहे हैं, तभी से 25 साल की एक तो एज लिमिट है। अब कोई स्टूडेंट ये देखता है कि मैं इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूं और मुझे चुनाव लड़ना है, अगली बार के लिए मैं एज लिमिट जो है वो क्रॉस कर चुका हूंगा, तो किसी न किसी तरीके से वो चुनाव लड़ने की कोशिश करता है और चुनाव लड़ बैठता है। हार जीत उसकी किस्मत की बात है। और यहां एक पद के लिए या किसी भी पद के लिए चुनाव आप पूरी स्टूडेंट लाइफ में, यूनिवर्सिटी में आप एक ही बार चुनाव लड़ सकते हैं, यह बड़ी बात है। अनुश्री, एक वजह यह तो नहीं है कि सब्र किसी के नहीं है, जिसने मेहनत की है उसके सपोर्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि हमारा साथी चुनाव जीतना चाहिए, लड़ना चाहिए, और एज लिमिट जो है वो एक बड़ा राइडर है इसमें, और उसको लगता है कि अगली बार मैं एज लिमिट क्रॉस कर चुका हूं तो मुझे अवसर नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ये तो नहीं कि चलिए एक रिस्क लेकर के देख लेते हैं और वो चुनाव लड़ बैठता है। देखिए, रिस्क तो लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए। जो सपोर्टर्स की आप बात कर रहे हैं, अकेला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, एक टीम होती है। जैसा कि अपन सुनते हैं संगठन में ही शक्ति है, तो कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट के पीछे पूरी टीम काम कर रही होती है साल भर, और कहीं ना कहीं उस टीम, जब उसकी टीम की जब आत्मा दुखी पाती है कि मेरा कैंडिडेट या तो उसकी एज कम है, एज रह जाएगी, इस कारण से वो नहीं लड़ पा रहा है, या फिर उसको संगठन के प्रति टिकट नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा दबाव में महसूस करता है और इस कारण वो कदम उठा लेता है। ठीक है, लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें हार जीत तो एक ना एक तो जीतेगा, बाकी तो सबको हारना ही है। रिस्क लेके तो देखा जा ही सकता है। जी, आप एक बड़ा चैलेंज आप लोगों के सामने उदयपुर का रहा। उदयपुर के आप रिजल्ट पे अगर गौर करेंगे तो लगातार 5वीं बार वहां पे एबीपी का अध्यक्ष जीता है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में। वजह क्या है? कभी इलेक्शन के बाद में एक्सरसाइज होती है, ये आप लोगों के संगठन के स्तर पे चर्चा होती है कि हम कहां पिछड़े, क्यों पिछड़े, कहां हम कोशिश कर सकते थे, किस तरह की एक्सरसाइज होती है आफ्टर इलेक्शन? जी बिल्कुल, एक्सरसाइज की बात कहे तो संगठन पूर्णतया पूरा विचार करता है कि हमारी कहां कमी रही है और इस कमी को कहां पे सुधारा जा सकता है। रही बात छात्र संघ चुनाव की, तो छात्र संघ चुनाव के मुद्दे पूरे अलग होते हैं। दूसरे संगठन इसे सियासी राजनीति से जोड़ना चाहे वो बात अलग है। अब एबीवीपी की बात ले ले, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आके विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ रही है। हमको तो यहाँ कहीं एबीवीपी का राष्ट्रवाद नजर नहीं आया। राष्ट्रवाद का समर्थन हम सभी करते हैं, लेकिन यहाँ बात होती है छात्र हितों के मुद्दे की। तो यहाँ छात्र हितों के मुद्दे पे जो बात मैं कहना चाहती हूँ, ये राजस्थान छात्रों के हितों का चुनाव है और छात्र जानता है कि वो किसे वोट करेगा, किसे नहीं करेगा। इसका छात्र संघ चुनाव की धरातल अलग होती है, इनके मुद्दे अलग होते हैं और स्टूडेंट कैंपस की राजनीति पूर्णतः अलग होती है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को खुद को भी समझने की जरूरत है कि क्या मुद्दे होने चाहिए और हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अनुश्री, एक मेरा सवाल होगा आपसे यहाँ पे, ओवरऑल अगर राजस्थान की बात करें हम, क्योंकि ये सवाल करना लाजमी होगा, हालांकि रिजल्ट्स आ चुके हैं लेकिन फिर भी चर्चा करना जरूरी है। यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी की हो चाहे बहुत सारी जगह, 50% वोटिंग भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में अपेक्स प्रेसिडेंट या जो जीत करके आ रहे हैं पदाधिकारी, उनके लिए 50% वोटिंग भी नहीं हो पाई। बड़ा चिंता का विषय रहा है ये। ऐसा तो नहीं कि वोटिंग परसेंटेज कम होने की वजह से समीकरण गड़बड़ाते हों? देखिए, वोटिंग परसेंटेज एक अलग मैटर है, समीकरण गड़बड़ाना एक अलग चीज है। समीकरण गड़बड़ाने की बात को ले तो अपन जातिवाद, जातिगत विषय पे जा सकते हैं, एक निर्दलीय सांत्वना वाले विषय पे जा सकते हैं कि इसमें सिंपैथी लेके चुनाव लड़ा है, निकाला है। दूसरी बात, अब वोटिंग पोलिंग परसेंटेज की जो बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात यह है कि जो भय का माहौल पैदा कर दिया जाता है। आज के अगर वोटर्स की बात कहें तो अंदर इनसाइडर हॉस्टल्स में ज्यादा, हॉस्टल के बच्चे जरूर वोट डाल देते हैं, लेकिन जो बाहर के आउटसाइडर्स बच्चे हैं, दूसरी चीज, पहली चीज तो ये कि प्रशासन के द्वारा उनको पार्किंग की सुविधा नहीं रहती है। आप यहां से जनता स्टोर, विश्वविद्यालय कैंपस की बात कर ले तो आपको जनता स्टोर पे पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, छावनियां ऐसी बना देते हैं, लाठी वगैरह इतने हुड़दंग कि बच्चा खुद आने से डरता है और कहीं ना कहीं उनके माता पिता भी उनको भेजने से डरते हैं कि हमारा बच्चा वोट देने जा रहा है, सही सलामत आएगा कि नहीं आएगा वापस, कहीं हुड़दंगों में तो नहीं फंस जाएगा, फोन वगैरह आने चालू हो जाते हैं। वहीं बात महारानी कॉलेज की ले लीजिए, छात्राओं का इतना बड़ा कॉलेज है लेकिन फिर भी राज मंदिर तक कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती। मैं खुद अपनी सिस्टर को वोट दिलाने लेके गई थी, इतना दूर से चलकर आना पड़ता है। और जो राजस्थान जैसा कि काफी समय से अपना जो समाज है पुरुष प्रधान रहा है, तो उस अकॉर्डिंग अगर अपन महिलाओं की बात ले तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे सपोर्ट करने की जरूरत है।
माता पिता खुद भी बच्चियों को भेजने से डरते हैं कि हम वोट देने भेजेंगे, तो कहीं ना कहीं माता भय का जो माहौल है ना, वो खत्म होना चाहिए उसके लिए। बात सही कह रही हैं आप कि यूनिवर्सिटी को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है और एक आम स्टूडेंट ये देख करके चलता है कि कहीं मेरी किसी से कोई बात हो गई, पुलिस वालों की लाठी का मैं कहीं शिकार ना हो जाऊं, मैं अगर वोट डालने जा रहा हूं वहां क्राउड होगा तो क्या स्थितियां बन सकती हैं। क्योंकि कल जब हमारी बात हो रही थी ड्यूरिंग द वोटिंग, तो कुछ बच्चों का यही कहना था कि साहब इतनी देखिए कड़ी व्यवस्था है, यहां कोई आतंकवादी वोट डालने के लिए आ रहे हैं, कोई चोर लुटेरे वोट डालने के लिए आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा संयम बरता जाना चाहिए पुलिस को। आप सिक्योरिटी पर्पज से आप रखिए, लेकिन ये नहीं कि कैंपस को पूरे को आप कब्जे में ले लिए और एसटीएफ आपने लगा रखी है, और थोड़ा बहुत भी अगर कहीं कोई स्टूडेंट होते हैं वो अपनी मस्ती के मूड और उनका एक अलग ही अंदाज होता है, अगर वहां थोड़ा भी कहीं कुछ किसी सिपाही को भी नागवार गुजरता है तो वो उसके साथ में भिड़ बैठता है। मुझे लगता है कि अब की बार कुछ ये थोड़ा सा ज्यादा था। लेकिन अनुश्री, ऐसा नहीं लगता कि इसकी वजह स्टूडेंट लीडरशिप खुद है? जब जुलूस निकाले जाते हैं या इलेक्शन से पहले कैंपेन के लिए कभी कोई यात्रा निकाली जा रही है, कभी भीड़ को लेकर के और शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, तो उस दौरान आपस में भिड़ जाना, रास्ते जाम हो जाना, सड़क पे आ जाना, रास्ता बंद कर देना, तो ये अगर आए दिन की इस तरह की स्थिति होगी तो प्रशासन के पास में चारा क्या है? देखिए, बात रहती है ऐसी कोई घटना हो, प्रशासन उस पर कदम उठाए, उसको स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने खुद ने छात्र राजनीति में रह के देखा है, एक दिन पहले हमारे द्वारा अगर यह भी नोटिस दे दिया जाता है कि आज विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे 7 सूत्री मांग को लेकर धरना है, तो पहले से ही इतनी पुलिस फोर्स आ जाती है और विश्वविद्यालय के गेट को बंद कर दिया जाता है। अगर छात्रों द्वारा ये एक्शन लिया जाता है कि रोड जाम हो रहे हैं और यातायात को परेशानी हो रही है, आम जन को परेशानी हो रही है, तब कदम उठाए प्रशासन तो अच्छा लगता है। लेकिन उससे पहले से ही आप नामांकन के दिन के लिए देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे हैं शासन इलेक्शन को लेकर के, उसके परिणाम को की बारीकी पे हम चर्चा करें। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक भी जुड़ गए हैं। विवेक, एक बात मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे, ऐसा लगता है कि एक आरोप लगा है एनएसयूआई के ऊपर कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज जो करवाया गया पिछले 4 दिन पहले, वो जानबूझ करके कराया गया है ताकि सिंपैथी गेन की जा सके और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का ध्यान भटकाया जा सके। गवर्नमेंट इस वक्त कांग्रेस की है, एबीवीपी बेशक मना करती हो कि नहीं बीजेपी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी विचारधारा एक हो सकती है लेकिन हमारा सिस्टम सब कुछ अलग है। लेकिन एनएसयूआई ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं रखती कि हाँ बिल्कुल अग्रिम संगठन है कांग्रेस का और छात्र संगठन है, बाकायदा कांग्रेस का पार्ट है। सरकार का कोई असर पड़ता है? बिल्कुल, देखिए अगर भाजपा कांग्रेस की बात की जाए तो भाजपा अग्रिम संगठन एबीवीपी को माना जाता है, तो कांग्रेस का एनएसयूआई को। लगातार दोनों पार्टियों के तमाम जो दिग्गज नेता है वो भी छात्र संघ चुनावों में जब मैदान में उतरते हैं तो तमाम छात्रों से उनके पक्ष में वोट करने की अपील भी करते नजर आते हैं। लेकिन जब मामला किसी बड़ा विवाद अगर अग्रिम संगठन को लेकर खड़ा होता है तो पार्टी उसको लेकर के लगातार पल्ला झाड़ लेती है। अगर एनएसयूआई पर कभी आरोप लगते हैं तो इससे कांग्रेस जो है पूरी तरह से पल्ला झाड़ती है, तो वहीं एबीवीपी को उसकी निजी विचारधारा बता करके जो है भाजपा पल्ला झाड़ती है। लेकिन लगातार अगर विश्वविद्यालय में अगर छात्र राजनीति को देखे जाए तो अब चुनाव जो है धन और बल की राजनीति के रूप में लगातार देखे जा रहे हैं। बीते कई वर्षों में अगर देखे जाए तो लगातार चुनाव परिणाम जिस तरह के आए तो धन और बल की राजनीति जो है राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनावों में देखने को मिली, जिसका का परिणाम अब ये देखा जा रहा है कि लगातार 2 वर्षों से अब जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पूरी तरह से धन और बल की राजनीति को जो है नकार दिया है। पिछली बार ना एनएसयूआई और एबीवीपी ने जिस तरह से टिकट वितरण किया, दोनों प्रत्याशियों को खारिज करते हुए विनोद जाखड़ को जो है बहुमत से बड़े अंतर से जीत दिलाई, तो इस बार एक बार फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो है पूजा वर्मा ने बाजी मारी। पूजा वर्मा जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी के इतिहास की ये दूसरी एक बड़ी घटना होगी। इससे पहले प्रभा चौधरी ने जो है छात्र संघ अध्यक्ष पद पर जीत काबिज की थी और इस बार जो है पूजा वर्मा के रूप में एक जीत महिला प्रत्याशी सामने आई। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं जो धन और बल की जो राजनीति लगातार देखने को मिल रही थी उससे विद्यार्थी जो कॉलेज स्टूडेंट से पूरी तरह ऊब चुके थे और ये जरूर देखा जा रहा था कि समर्थक जरूर गाड़ियों में काफिले के रूप में घूमते थे, लेकिन वो पूरी तरह से वोट बैंक के रूप में उनके जो है
परिणाम उनके पक्ष में नहीं जुटा पाए, जिससे का नतीजा ये देखने को मिला। एक बार फिर एक साधारण सी प्रत्याशी है उसने जीत दर्ज करी और एबीवीपी और एनएसयूआई को लगातार जीत के दावे किए जा रहे थे। तमाम बड़े पार्टी के नेता जीत के दावे कर रहे थे, वो दावे जो है सिर्फ दावे ही नजर आए। जी अनुश्री, मैं एक बात जानना चाहूंगा, एबीपी ने एक लगातार एक आरोप लगाया, हालांकि ये तो केवल एक यूनिवर्सिटी की बात है, राजस्थान विश्वविद्यालय की, कि यहाँ लाठीचार्ज हुआ, आपके प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया की भी मारी गई, उसमें आपका शायद जनरल सेक्रेटरी का जो प्रत्याशी था वो भी चोटिल हुए, उसमें कि सरकार के इशारे पैसा किया गया। एबीपी का एक आरोप रहा पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि जानबूझ करके एनएसयूआई ने ऐसा करवाया है। देखिए, सरकार अपने आप ही खुद को क्यों बदनाम करेगी, पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये है, हमारे साथ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गलत हुआ तो हमने उसका विरोध किया। हम खुद वहां प्रत्यक्ष तौर पे मौजूद थे। वहां पे जब आपने 10 दिन पहले ही छावनी बना दी है, आप कैंपस के अंदर कोई गाड़ियां नहीं जाने दे रहे हैं, उसी दौरान एबीवीपी की गाड़ियां अंदर जा रही है और उसी दौरान हमने उस चीज का ऑब्जेक्शन नहीं करते हुए कहा कि ठीक है, हमको भी हमारी गाड़ी से अंदर जाने दीजिए, तो हमें कहीं ना कहीं वहां पे रोक दिया गया। तो इस चीज को लेकर हमारा प्रदर्शन था और उसी लाठीचार्ज में हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष थे अभिमन्यु जी पूनिया, वो भी चोटिल हुए थे और अभी जो नवनिर्वाचित महासचिव है महावीर गुर्जर, वो भी चोटिल हुए थे। तो इसे खारिज कर रही हैं आप, एक एबीपी का ये जो आरोप है केवल एक मनगढ़ंत आरोप आप बता रही हैं इसको कि ऐसा रहा। एक पूरे ओवरऑल अगर प्रदेश की बात करें, ऐसा कुछ असर दिखता है कि सरकार का कोई दखल, क्योंकि मंत्री जो हैं दो आपके, उनकी ओर से अपने फेसबुक पेज पे, ट्विटर के जरिए ये मैसेज किया गया सोशल मीडिया में कि जो मिस्टर भंवर सिंह भाटी हैं वो, रघु शर्मा या और दूसरे भी नेता, उन्होंने एनएसयूआई के समर्थन में वोट डालने की बात कही है, अपील भी की परिचितों से, स्टूडेंट से। इसका भी ये कहा गया कि सरकार पूरी तरह से दखल दे रही है इसमें। देखिए, सरकार की बात कहें तो निश्चित तौर पे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और एनएसयूआई जो छात्र संगठन है वो कांग्रेस का छात्र संगठन है। तो कहीं ना कहीं जो आप उच्च शिक्षा मंत्रियों की बात कर रहे हैं या जो चिकित्सा मंत्री है रघु शर्मा जी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी छात्र राजनीति के प्रति लगाव है और उनका ये संगठन के प्रति दायित्व था कि उन्होंने एनएसयूआई को जिताने के लिए अपील करी। ये उनका एक संगठन के प्रति दायित्व था। लेकिन कहा गया कि इसमें सरकार का दखल बढ़ाने की कोशिश की कि सरकार का दखल जा रहा है। लेकिन मैं, क्योंकि मेरा सवाल देखिए आज यहां पे है, ये सवाल कल भी था हमारा और आज इस वजह से है कि अगर सरकार का दखल रहा, एनएसयूआई ने वैसी परफॉर्मेंस सामने नहीं आई कि जैसी होनी चाहिए थी, यानी कि रिजल्ट वैसे नहीं आए सरकार होने के बावजूद भी, तो ये क्या माने इसको कि सरकार 9 दिसंबर में सरकार बनी है, अभी 8 महीने पूरे हुए हैं और रिजल्ट उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो इसका कुछ असर पड़ता है कि सरकार किसकी है, उसकी पॉलिसीज क्या है, यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, या छात्र संघ चुनाव का अपना एक अलग ही अंदाज होता है, सरकार के कार्यकलाप या सरकार का चेहरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो जनता द्वारा जनता के लिए शासन होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें स्टूडेंट का जो छात्र राजनीति का जो नजरिया होता है वो कहीं ना कहीं सरकार से पूर्णतः अलग होता है। वहां आप एक एमएलए का चुनाव होता है, वहां आप देश के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ सकते हैं, क्षेत्र के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ सकते हैं, पार्टी के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जहां छात्र राजनीति की बात आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं छात्र हितों से मुद्दे जुड़ जाते हैं और एक व्यक्तिगत तौर पे मुद्दे जुड़ जाते हैं, तो उस दौर पे स्टूडेंट अपने लेवल पे कार्य करता है। विवेक, आपके पास आना चाहूंगा मैं। एक ये आरोप लगातार लगते हैं कि सरकार है, पिछली बार वसुंधरा राजे सरकार थी, एनएसयूआई का भी आरोप रहा कि सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो दखल दे रहे थे, राजेंद्र राठौड़ पे चूरू के लिए आरोप लगा, अभी वर्तमान सरकार पे एबीपी की ओर से आरोप लग रहा है। वास्तव में ये एक महज अपना बचाव करने के लिए दूसरे पे आरोप लगाया जा रहा है या कोई इसमें कहीं इतना कुछ असर भी होता है? देखिए, दोनों ही प्रमुख दलों के अग्रिम संगठन जरूर छात्र राजनीति के अंदर पूरी तरह से सक्रिय नजर आते हैं, लेकिन जिस तरह के आरोप लगातार पार्टी नेताओं पर भी एक दूसरे अग्रिम संगठन जो लगाते नजर आते हैं, ये कहा जा सकता है कि सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में अगर पिछले चुनाव 2 साल पहले के चुनाव पर नजर डाले जाए तो
उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर जो है कालीचरण सर्राफ प्रदेश में थे, तो उसी वक्त खुद एबीवीपी संगठन ने जो है उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्होंने जो अध्यक्ष जो निर्दलीय अध्यक्ष चुना गया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री के इशारों पर ही जो है एबीवीपी के अधिकृत प्रत्याशी को हरवाया गया है। उन्होंने जांच की मांग की, लेकिन उसके बावजूद इस पूरे मामले पर फिर जो है ठंडे बस्ते में, तो ये लगातार ये जरूर कहा जा सकता है कि बड़े नेता जो है पार्टी के वो अग्रिम संगठनों के समर्थन में आते हैं, लेकिन जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहता है, क्योंकि छात्रों को भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो है इस तरह के आरोप चाहिए, कोई मुद्दा चाहिए, क्योंकि जिस तरह का छात्र संघ चुनाव को लेकर के मुद्दे जो पहले के चुनाव में हावी रहते थे, अब वो ना शिक्षा और स्टूडेंट्स अगर समस्याओं का जो मूलभूत सुविधाएं जो कॉलेज और विश्वविद्यालय में होनी चाहिए, उन मुद्दों से भटक कर जो है अब राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे देखने को मिल रहे हैं, साथ ही राज्य स्तरीय राजनीति के मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जब छात्रों की समस्याओं को लेकर के चुनाव लड़ा जाता था, लेकिन अब बीते कुछ सालों में जो है ये पूरा चुनाव जो है वो जातिगत फैक्टर के आधार पर आ गया है। हालांकि जाति का फैक्टर अगर देखा जाए तो विधानसभा या लोकसभा चुनावों तक या पंचायत चुनाव में देखा जाता था, लेकिन अब पूरी तरह से इस तरह के जो जातिगत फैक्टर भी अब शासन चुनाव में नजर आने लगे। तो ये तमाम जिस तरह का ये माहौल बना हुआ है, इसमें ये बिल्कुल जायज है कि आरोप प्रत्यारोप जरूर लगते रहेंगे, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि राजनीति में जिस तरह से कोई विधायक बन के गया है या कोई सांसद बन गया है, तो वो भी छात्र राजनीति के दम पर आगे बढ़ करके गया है, तो लगातार उनका इंटरफेयर जरूर रहेगा। लेकिन ये कहा जाए कि सीधे तौर पर अगर चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं या किसी तरह का दखल अंदाज, वो बड़ा मुश्किल है, वो बड़ा मुश्किल है। जी अनुश्री, एक बात अभी आपने खारिज की कि सरकार क्यों करेगी दखल। सरकार के लोग अगर किसी को अपील करना है, उनका अपने परिवार के लोग होते हैं, घर होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वही लोग कह सकते हैं। और ये बात सही है कि सीधे फ्रंट पे कोई सरकार आती भी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट लीडरशिप के इलेक्शन है, महत्वपूर्ण है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी भी आंदोलन की जड़ मजबूत करनी है तो स्टूडेंट को उस मूवमेंट में इन्वॉल्वमेंट रहा है तभी हो पाई है, अदरवाइज कोई ऐसा बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया बिना स्टूडेंट पॉलिटिक्स के या स्टूडेंट लीडरशिप के, ये कहा जा सकता है। जब वसुंधरा राजे सरकार में थी, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, आपके कई लोगों ने आरोप लगाया, चाहे जोधपुर को लेकर के आरोप लगाया, जोधपुर में आरोप लगाया हो, चाहे यहां पे आरोप लगाया हो कि सरकार का पूरी तरह से दखल रहा है, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को के साथ दोहरे व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को पूरी छूट दी जा रही है। तो वास्तव में उस समय ऐसा था या फिर जैसे अभी आप खारिज कर रही हैं एबीवीपी के आरोप को, या उस वक्त भी ऐसा ही था, केवल बस एक आरोप जरूर है लगाना? नहीं जी, बिल्कुल उस समय वैसा ही था जैसा कि सरकार द्वारा पूरी कोशिश की जाती थी एबीवीपी को जिताने की। जैसे कि विद्यार्थी परिषद बात करता है कि हमारी विचारधारा, हम अलग कार्य करते हैं और भारतीय जनता पार्टी अलग कार्य करती है, लेकिन विचारधारा एक हो सकती है। तो सिर्फ ये कहने मात्र ही रहता है। कहीं ना कहीं सरकार पूरा समर्थन कर रही थी उस टाइम, हमारे साथ इतनी चोटें हुई कि हम बता नहीं सकते। उनको पूर्णतया प्रशासन द्वारा समर्थन दिया जा रहा था, हमें कोई समर्थन नहीं मिल रहा था कि हम कैंपस के अंदर जा सकते हैं। हमारे बार बार आईडी कार्ड चेक किए जाते थे और कई सारी चीजें होती थी। मतलब एक छात्रा को भी, छोटी से छोटी जो छात्रावास की छात्रा होती थी, उसको भी छोटी से छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता था। तो कुछ इस तरह की मूल समस्या है। मैं आप लोगों ने कभी इस तरह की गौर करने की कोशिश की? मैं इसको खारिज नहीं करता कि आप लोग 24/7 हर घंटा आप लोगों का छात्र हितों के लिए समर्पित है, बिल्कुल होता होगा। लेकिन हम जब बात कर रहे थे एक दिन पहले, यानी कि वोटिंग के बाद में, एक बड़ी रोचक बात सामने आई। जब पूछा गया कि इतनी वोटिंग परसेंटेज कम है, तो सब छात्र नेताओं ने कहा कि स्टूडेंट बाहर नहीं आए, पुलिस का प्रेशर रहा, पुलिस के डर की वजह से नहीं आए, जैसे आप भी अभी भी कह रही थी। लेकिन एक मूल जो कारण सामने आया, वो कारण एक आम स्टूडेंट ने यह कहा कि जब क्लास जिसके लिए आप फीस पे करते हैं, उस क्लास में ही अगर 50% स्टूडेंट नहीं आ पाते हैं, तो आप वोटिंग की बात कर रहे हैं। कि हमें तो सैल्यूट करना चाहिए कि 50% के आसपास वोट पड़ गए। हमें तो यही नहीं लगता था कि 25 से 30% से ज्यादा वोटिंग होगी, क्योंकि स्टूडेंट आते ही नहीं है। तो कभी ये एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की कि ऐसा तो नहीं हुआ? हमने खूब अच्छे से देखा है, 70% तक वोटिंग हुई है राजस्थान यूनिवर्सिटी की। तो कभी ये कोशिश की जाती है कि हाँ वास्तव में क्लासेस रेगुलर हो, उनमें स्टूडेंट्स रेगुलर हो, 70% आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी है,
वो आना जरूरी है, आना चाहिए, फर्जीवाड़ा उसमें नहीं होना चाहिए। आपको एक छोटी सी रोचक बात बताना चाहूंगा मैं यहां पे। एसआरएस मेडिकल कॉलेज के इलेक्शन, वहां किसी भी कैंडिडेट की 75% अटेंडेंस नहीं है, इसी वजह से सबके नॉमिनेशन ही वहां पे रद्द कर दिए गए। बड़ी रोचक बात रही है सामने। तो कभी यह एक माहौल बनाने की कोशिश की तो कॉमन इश्यू होना चाहिए, एनएसयूआई हो, एबीपी हो, एसएफआई हो या दूसरे दल हो, कभी कोशिश की जाती है कि हाँ क्लासेस होनी चाहिए, स्टूडेंट्स का आना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर जिनके लिए संघर्ष करने के लिए आप एक पैनल बना रहे हैं, अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं या बना रहे हैं, अगर वही लोग नहीं है तो फिर किसके लिए होगा ये सारा? हाँ, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। इसके लिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट खुद भी जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं जो विश्वविद्यालय की जो कमेटी है, एडमिशन कमेटी की बात, एकेडमिक्स की बात करना चाहूंगी मैं इसमें। तो विश्वविद्यालय में जो एक्चुअल में इंसान पढ़ना चाहता है, एज ए स्टूडेंट होने के नाते बोल रही हूं मैं, जो आम छात्र पढ़ना चाहता है उसको एडमिशन नहीं मिल पाता है। ये एकेडमिक्स की प्रक्रिया होती है कि आप एंट्रेंस लगा देते हैं। लॉ का एंट्रेंस मैंने खुद ने दिया, हमको ऐसा लगा कि हम एसएससी का पेपर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एडमिशन छात्रावास में जाने के लिए लेना चाहता है उनको एडमिशन मिल जाता है, या जो नॉर्मल पढ़ाई करना चाहता है कि ठीक है हम कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, हमारा एडमिशन भी चलता रहेगा, उनको एडमिशन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की होती है और वो हमसे कई ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन वास्तविकता में पढ़ना हम चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हम करना चाहते हैं। तो ये एकेडमिक्स की जो प्रक्रिया है इसमें सुधार की जरूरत है। इसको एंट्रेंस टेस्ट के बदले इसकी काउंसलिंग की जानी चाहिए, या जो पिछले यूजी कोर्स किए हैं, जो लास्ट जो डिग्री प्राप्त की है, उसके परसेंटेज के आधार पर भर्ती निकालनी चाहिए। विवेक, एक बड़ा चैलेंज है ये यूनिवर्सिटीज के सामने भी या कॉलेज कैंपस के सामने, स्टूडेंट्स आते नहीं है वहां पे। ये अब देख रहा हूं, ये बड़ा चिंता का विषय पेरेंट्स के लिए भी और कैंपस के लिए भी। आप कॉलेज नहीं आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं आ रहे हैं और एडमिशन आप ले रहे हैं, जबकि ये बाध्यता है कि आपकी 70% अटेंडेंस होनी चाहिए। तो ये सब कुछ मैनेज किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, अगर राजस्थान विश्वविद्यालय की बात की जाए, संगठक कॉलेजों की बात की जाए, चाहे प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय उनके संगठक कॉलेजों की बात की जाए, लगातार जो क्लास रूटीन आने का जो दौर रहता था उससे कहीं ना कहीं अब छात्र जो है वो दूर रहता जा रहा है। सिर्फ ये एक प्रक्रिया माना जाता है कि एडमिशन लेकर जो है सिर्फ एग्जाम में दिया जाए। इसी के चलते ये कहा जाता है कि कुछ लोग जो है सरकारी कॉलेजों की अगर बात की जाए, चाहे विश्वविद्यालयों की बात की जाए, उनमें दाखिला लेने से भी हिचक जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो है अटेंडेंस का जो प्रतिशत है, जिस तरह का नियम बनाया हुआ उतना ही प्रतिशत जो है होना जरूरी है, नहीं डीबार उसे कर दिया जाता है। लेकिन निजी कॉलेज में फीस लेकर के बिल्कुल, लेकिन यहाँ अटेंडेंस पूरी की। मैं ये नहीं कहता कि यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में स्टडी एटमॉस्फेयर नहीं है, वह बिल्कुल पढ़ाई होती होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन उन बच्चों के हो रहे हैं जिनकी परसेंटेज प्राइवेट वालों से ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम इसे भी खारिज नहीं कर सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अच्छे बच्चे आ ही नहीं रहे, कि टॉपर्स नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं। लेकिन ज्यादातर एक ट्रेंड ये रहा है कि अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में अगर किसी का एडमिशन है तो वो बच्चा थोड़ा पढ़ाकू है, एक चर्चा रहती है ये। लेकिन अभी ये स्थितियां बिल्कुल बदल रही हैं। जैसे अनुश्री कह रही हैं कि ये बात तो सही है कि वो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि देखिए पैरेलल वो एक ऐसे कंपटीशन की तैयारी करते हैं अपनी स्टडी के साथ साथ, और वो चैलेंज भी होता है उनके सामने कि मुझे एक अच्छी जगह एडमिशन भी लेना है और मुझे साथ में अपने भविष्य की चिंता जो है रोजगार की, वो भी उसमें भी मुझे निकलना है। तो ये दोहरी उसमें चलता है और निश्चित रूप से वो मेहनत करता है, सफल भी होता है। लेकिन यहां बात दूसरी है। बात यहां पे ये है कि क्या एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं बन पा रहा कि पढ़ाई नहीं हो पा रही हो? क्योंकि मैं एक रोचक बात बताना चाहूंगा, इसको रिपीट करूंगा, मैंने कल भी ये बात बताई थी। एक कॉलेज के प्रिंसिपल, उसके पास में 5 बच्चे जाते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के ही एक संगठक कॉलेज के प्रिंसिपल की मैं बात बता रहा हूं। उनके पास में बच्चे जाते हैं, बच्चे कहते हैं कि हम प्रिंसिपल साहब, हमारा जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो 2 महीने के लिए फॉरेन चले गए, आप कोई व्यवस्था करिए, हम लोग पढ़ना चाहते हैं। प्रिंसिपल के सिर ठनका कि विदेश तो कोई गया ही नहीं है, कि कौन से क्लास के स्टूडेंट हैं, कि हम इस क्लास के स्टूडेंट हैं। अच्छा, कौन से पीरियड की बात है, कि इस पीरियड की बात है। उन्होंने देखा टाइम टेबल है कि इस क्लास में इस पीरियड में ये व्यक्ति हैं, ये तो यही है, आज कॉलेज में भी हैं,
पियोन को बुलाया, पियोन को कहा कि फलाने सर को बुला के लाओ। उन बच्चों को प्रिंसिपल अपने कक्ष में बैठाया। जब वो प्रोफेसर साहब वहां पे आते हैं तो वो देख करके बच्चों के चेहरे और सकपका जाते हैं कि ये तो यहां तक पहुंच गए। उन्होंने ही कहा, जब बच्चों ने पहचान लिया कि यही सर थे, इन्होंने कहा था हमसे कि आपके टीचर तो 2 महीने के लिए विदेश चले गए, जबकि उसी टीचर की क्लास थी। अनुश्री जी, छात्र वॉलेंटियर की तरह काम करते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं कि छात्र राजनीति को बचाने के लिए, एक विश्वास पैदा करने के लिए, कम से कम आप जैसे स्टूडेंट लीडर कैंपस में रहते हैं, स्ट्रगल भी करते होंगे, कुछ समस्याएं जो हैं उनका डिस्पोजल भी करते होंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि नहीं करते, आप लोग कुछ नहीं करते, बिल्कुल करते होंगे। लेकिन इस तरह की जो जड़ें कमजोर होती जा रही हैं कैंपस की, इनको मजबूत कौन करेगा? क्योंकि आपके जो जीते हुए अध्यक्ष हैं उनके बारे में तो एक धारणा बन गई कि वो तो घूमर तक के अध्यक्ष होते हैं बस। देखिए, जो इस बार का जो मैनिफेस्टो रहा है हमारा, उसकी बात करूं तो मैनिफेस्टो की पहली प्राथमिकता यह रही है कि जो विश्वविद्यालय का अध्यक्ष होगा उसे हम सिंडिकेट का सदस्य बनाएंगे। यदि सिंडिकेट का सदस्य होगा तो उसके पास पावर्स होगी कि वो अपनी बात रख सकेगा। उससे पहले तो हमारी, चाहे वो छात्र संघ अध्यक्ष हो चाहे महासचिव हो, आज की जो छात्र राजनीति है वो ये रह गई है कि वाइस चांसलर से भी उसे मिलने का वेट करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर सिंडिकेट का सदस्य होगा तो वो छात्र हितों की पूरी आवाज उठा सकेगा, उनको जो भी इससे संबंधित कार्य होते हैं वो करवा सकेगा। नहीं, सिंडिकेट का मेंबर होगा, बात सही है, लेकिन बेसिक जो चीजें हैं जहां पे मैं बता रहा हूं आपको कि किस तरह की आड़ ली जाती है, इसको दूर कौन करेगा? क्लास से है, स्टूडेंट कुछ पढ़ना चाहते हैं। देखिए, पैसा किसी भी टीचर को वो एक बच्चे के लिए भी वही मिल रहा है, 50 बच्चे अगर उस क्लास में है तो भी वही मिल रहा है। वो पर्टिकुलर 40 मिनट का शायद एक पीरियड होता है आप लोगों के यहाँ पे, उस पीरियड के लिए मिलता है। ये क्यों कहा जाता है कि 4 बच्चे हैं कि अच्छा पढ़ोगे क्या? ये स्टूडेंट्स कहते हैं। कल हमारे साथ एक स्टूडेंट बैठे हुए थे यहाँ पे कि साहब आप वोटिंग की बात कर रहे हो, हमारे यहाँ तो माहौल ही नहीं है, क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर आते नहीं है। आ गए 4-5 बच्चे अगर पढ़ने वाले बैठे हैं तो उनसे भी ये पूछेंगे कि पढ़ोगे क्या? क्लास में जाते हैं तो इतनी सीलन है कि मच्छर काटते हैं। जो स्टूल बने हुए हैं बैठने के लिए या चेयर्स दी गई है वो साफ हमारी पैंट से ही हो रही है, कोई सफाई नहीं होती है। तो ऐसे माहौल में कौन आएगा सब क्लास के अंदर पढ़ने के लिए, बताइए आप? इससे बढ़िया तो यह है कि हमें लोन में बैठा के पढ़ा लो। तो ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि आप लोग आंदोलन भी करते हैं, धरने देते हैं, प्रदर्शन देते हैं, ये मूल कैंपस की एक ऐसी जड़ है जिसे आप लोग आई थिंक पहचान नहीं पा रहे हैं, या पहचान रहे हैं तो उसे दुरुस्त क्यों नहीं करा पा रहे, ये समझ से बाहर है। देखिए, ये कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की कमी है। इस पे जरूर आगामी आने वाले दिनों में सवाल उठाए जाएंगे कि यदि कॉलेज में स्टूल्स की भी सफाई नहीं हो रही है तो फिर हो क्या रहा है? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये, प्रोफेसर्स की सबसे बड़ी गलती है कि वो 4 बच्चों से भी ये पूछ रहे हैं कि आप पढ़ोगे क्या? उनका कर्तव्य है बच्चों को पढ़ाना, चाहे वो एक ही स्टूडेंट क्यों ना पढ़ाई के लिए वेट कर रहा हो। तो जो प्रोफेसर्स हैं उनको ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए, और जो विश्वविद्यालय के जो कुलपति है उनको उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। विवेक, एक ट्रेंड सा बन गया है ये समस्या है। मैं समय समय पे हम छात्र संगठनों को ये आवाज उठाने के लिए प्रेरित भी करते रहेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि वास्तव में मूल जो समस्या है इसको पहचानने की कोशिश करिए। प्राइवेट कॉलेजेस देखे, अगर 3 दिन बच्चा नहीं होता है तो पूछ लिया जाता है कि आपका बच्चा कॉलेज नहीं आ रहा है, या साथियों से पूछा जाता है कि वो क्यों नहीं आ रहा है, जबकि वहां इतना पैसा नहीं मिलता है, सुविधाएं ज्यादा दी जा रही हैं। तो कहीं तो कोई गड़बड़ है कि यूजीसी का इतना ग्रांट आ रही है और उसके बावजूद भी मोटी सैलरी मिलती है और फिर भी अब क्लास लेना नहीं चाहते। खैर, मैं वापस छात्र संघ अध्यक्ष के पद पे आना चाहूंगा। किसी भी कैंपस की आप बात कर लीजिए, आपने यूनिवर्सिटी भी देखी है, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष या जो जीता हुआ स्टूडेंट होता है, कोई भी अध्यक्ष, महासचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, कितने सक्रिय रह पाते हैं आफ्टर इलेक्शन? बिल्कुल, देखिए, छात्र संघ चुनाव जो है वो राजनीति की पहली सीढ़ी जो है मानी जाती है, जिसमें हर कोई जो अपनी राजनीति में अपना भविष्य बनाना चाहता है, छात्र संघ चुनाव लड़ता है, वहां जीत हासिल करता है। उसके आगे आकर पंचायत निकाय चुनाव लड़ेगा, चाहे विधायक
या सांसद के लिए आगे वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से वो कॉलेज या विश्वविद्यालय में छात्र संघ पदाधिकारी के रूप में चुनकर आता है, उसके बाद उसके लिए लगातार जो स्टूडेंट्स की जो समस्याएं थी, स्टूडेंट्स या कॉलेज और विश्वविद्यालय के जो मुद्दे थे पूरी तरह गौण हो जाते हैं। फिर उस नजर आता है अपना भविष्य और वो किस तरह से किसी पार्टी से नजदीकी बढ़ाई जाए, नेताओं किस तरह से नजदीकी बढ़ाई जाए, किस तरह से आगे टिकट का जुगाड़ किया जाए, वो लगातार उसी ये कहा जा सकता है जुगाड़ के लिए एक प्लेटफॉर्म हो गया। वो ये एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही ये सीढ़ी पार की जाती है, उसके बाद अगली सीढ़ी पे जाने के तमाम प्रयास जो है उसके लिए जुगत लगाई जाती है कि आखिर किस तरह से आगे चुनाव के लिए टिकट लेना है। तो बिल्कुल ये कहा जाता है कि जीत कर जरूर आता है, लेकिन उसके बाद पीछे मुड़कर जो है उस कॉलेज या विश्वविद्यालय के लिए बिल्कुल नहीं देखा। जी अनुश्री, मैं एक पार्टी लाइन से आपके संगठन से अलग ये सवाल है मेरा। छात्र संघ अध्यक्ष कोई भी बनता है, वो जीतने के बाद में कितना दिखाई देता है? कहा तो ये जाता है कि मेरे बहन भाइयों से मैं दूर नहीं रहूंगा, मुझे एक बार जिता दीजिए। मैं सुन भी रहा था इलेक्शन के दौरान भी, लेकिन वास्तव में कितना रह पाता है? देखिए, आप चुनाव जीतने की जब तक की प्रक्रिया होती है तो सिंपैथी के लिए वोट सभी को चाहिए होता है। तो तब तो बहुत ही लोभ लुभावने वादे किए जाते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे, वर्ष भर साथ रहेंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है। जब छात्र संघ अध्यक्ष बन जाते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनका रुझान जो होता है, या फिर हम कह दे कि थोड़ा गर्व आ जाता है कि वो थोड़ा अपने आप को ऊंचा महसूस करने लगते हैं। तो उस चीज में थोड़ा सा बदलाव आने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि गए तो हम जनता के माध्यम से ही हैं उस सीढ़ी पे। तो निश्चित तौर पर राजनीति हमारा प्लेटफॉर्म है। हम विश्वविद्यालय अध्यक्ष बनेंगे या किसी और पद पे, जो भी पद हमने लिया है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट सीढ़ी जो भी है वो हमको पॉलिटिक्स में ही बनानी है। लेकिन जहां से आप निर्वाचित हुए हो वहां के लिए भी काम करना उतना ही आवश्यक है। चलिए, दो बातें निकल करके आई हैं, और ये छात्र संघ चुनाव महज एक चुनाव नहीं है। छात्र संघ चुनाव राजनीति की वो सिड्डी है जो इंटरेस्ट लेते हैं, और निश्चित रूप से अच्छे स्टूडेंट्स जो जीत करके आते हैं, देश को उनकी बड़ी आवश्यकता है। पढ़े लिखे लोग जाने चाहिए। अगर राजनीति की अगर हम बात कर लें राजस्थान की ही, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी या दूसरे यूनिवर्सिटी कॉलेज कई दिग्गजों को यहां से दिया हुआ है। चाहे वो अशोक गहलोत खुद छात्र राजनीति की उपज है, सीपी जोशी को आप देख लीजिए, छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत खुद जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जो है उसके अध्यक्ष रहे हुए हैं। रघु शर्मा, महेश जोशी, कालीचंद सराफ, राजेंद्र राठौड़, राजकुमार शर्मा, हनुमान बेनीवाल, महेंद्र चौधरी, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ये कहे जा सकते हैं कि इसी पाठशाला के निकले हुए हैं। ये अगर सियासी पाठशाला भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। लेकिन यहां एक जो शिकायत की बात है वो ये है कि राजनीति में करवट तो ले रहे हैं, अच्छे बच्चे भी आ रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग भी आ रहे हैं, काफी स्ट्रगल भी कर रहे हैं, दौर बदल रहा है। पहले राजनीति जो लोग करते थे उन्हें जॉब की ज्यादा फिक्र नहीं थी, उन्हें यह होती थी मुझे राजनीति में जाना है। एक पूछा जाता था क्या इंटरेस्ट है कि मुझे राजनीति में जाना है। लेकिन आज अगर कोई कहता है कि मुझे राजनीति में जाना है, पहला सवाल होता है कि राजनीति में तो आप जाइए, लेकिन आप जॉब क्या करेंगे, पैसे की व्यवस्था कैसे होगी, अगर आपकी मैरिज होते हैं तो बच्चों को आप किसके भरोसे, कैसे उनके पास में खाने के लिए क्या व्यवस्था होगी। तो एक जिसे कहते हैं कि लाइफ सेट करना, आप वो करिए, उसके बाद राजनीति करिए। एक सवाल उठता है उसमें। हालांकि आप देखिए छात्र राजनीति से ही जो जीते हुए हैं मुकेश भाकर, अभी रामनिवास गावड़िया, ये वो चेहरे हैं जो अशोक लाहोटी, ये बिल्कुल जो करंट राजनीति की अगर बात करें, मनीष यादव को कांग्रेस ने टिकट दिया, जीत नहीं पाए, एक अलग इश्यू था, हार जीत होती रहती है। लेकिन आ रहे हैं लोग जो संदीप यादव जो अभी तिजारा से जीते हुए हैं, वो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। कहीं ना कहीं कुछ अटैचमेंट रहा छात्र राजनीति के साथ, कई ऐसे नेता जो जीत करके आए हैं। तो ये एक उस पाठशाला की देन कही जा सकती है, ये वास्तव में होना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें जो हैं उनकी रिव्यू करने की आवश्यकता है कि कैंपस में पुलिस बल की इतनी शक्ति क्यों हो। ये यूनिवर्सिटी कैंपस को भी होना चाहिए, देखा जाना चाहिए। आप आई कार्ड चेक कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप आई कार्ड उस दिन देखिए कि जिस दिन इलेक्शन है। अगर कोई सपोर्टर आ रहा है, क्या उठा के लेके चला जाएगा? अगर वास्तव में कोई हंगामा करता है, हल्ला करता है, आप स्टूडेंट को वार्न करिए कि आप अगर इस तरह का व्यवहार करेंगे तो हम वापस उसी मोड पे आ जाएंगे। एक बार करके तो देखिए। पहले दिन से ही अगर वहां पे एसटीएफ लगा दिया जाता है, थोड़ा सा भी कोई पूछ लेता है या
बात कर लेता है तो देखता है कि बिल्कुल हम तो किसी से और ही भिड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये थोड़ी लिबर्टी स्टूडेंट्स के साथ में होनी चाहिए, तभी मुझे लगता है कि छात्र राजनीति, ये छात्र आंदोलन, छात्रों का वो दौर, अगर आप वो बचपन, राजनीति का बचपन है वो, अगर उस बचपन को आप ऐसे ही अगर मसल करके रख देंगे या कहें कि उसको दबा देंगे, तो कैसे एक विकासशील राष्ट्र के नव निर्माता के रूप में आप उन्हें देख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि चलिए 12 यूनिवर्सिटीज और 200 से ज्यादा कॉलेजेस, उसकी तस्वीर साफ हो चुकी है। दावे अपने अपने हैं। एबीवीपी का कहना है कि हमने जिन कॉलेजेस में हमारा परचम लहराया है उसकी वजह साफ है कि हमने संघर्ष किया है। जहां एनएसयूआई जीत रही है, एनएसयूआई का अपना दावा है, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी की चौंकाने वाली जीत कही जा सकती है कि चौथी बार एक बार फिर इंडिपेंडेंट ने जीत दर्ज कराई है। और एनएसयूआई के लिए झटके की बात यह हो सकती है कि उसका बागी लगातार दूसरी बार भी जीत पाया है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अनुश्री और विवेक आपका, और हमारे साथ जुड़ने के लिए खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।